हाय एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगठित धर्म सिविल के 6वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है संगठित धर्म बिल्ट ऑफ बिल। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे संगठित धर्म के बारे में, उसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल भी कराया गया था। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं संगठित धर्म में, वह बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फर्स्ट रहता है कि क्वेश्चन दे देगा, कहेगा जांच करिए। सेकंड रहता है कि कुल समवितरित भार का मान ज्ञात कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आप इस धर्म का डिजाइन करिए, अभिकल्पन कीजिए। आपको बताया जा चुका है कि संगठित धर्म होता क्या है। जब हम किसी इस्पाती धर्म को एक से अधिक खंडों को आपस में जोड़ करके पट्टी के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो उसे हम संगठित धर्म कहते हैं। और इनको पट्टियों के द्वारा जोड़ने के लिए हम 2 माध्यमों का प्रयोग करते हैं, या तो रिवेट से जोड़िए या तो आप बेल्ट से जोड़िए। और आप बोल्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बोल्टिंग हमें नहीं पढ़ना है, हमें रिवेट और बेल्ट केवल पढ़ना है। तो जब लोड आपके जब अधिक आते हैं, किसी बीम पे लोड आपके स्ट्रक्चर पे लोड ज़्यादा आता है, तो हम 2 से अधिक बीमों को आपस में जोड़ करके प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं संगठित धर्म। जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग करेंगे, बेल्ट का या तो प्रयोग करिए, और हम एक चपटी पट्टी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका डिजाइन का, दिया है एक 8 मीटर की प्रभावी विस्तृत की संगठित धर्म का अभिकल्पन करें। यानी कि जो धर्म है इसकी प्रभावी विस्तृत कितनी आपकी 8 मीटर है, जिस पर 32 किलोन्यूटन पर मीटर का कुल समवितरित भार आ रहा है। यानी कि लोड जो आ रहा है आपका टोटल लोड कितने आ रहा है 32 किलोमीटर पर मीटर का, यानी कि कुल लोड दिया है। आगे कह रहा है कि जहां ये बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन प्रति मिनट स्क्वायर और अपरूपण प्रतिबल दिया 100 न्यूटन प्रति मिनट स्क्वायर। ई की वैल्यू दिया 2 × 10 की पावर 5। यह मापांक का मान दिया 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मिनट स्क्वायर। आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है कि इस धर्म के अभिकल्पन के लिए आपके पास ISMB 400 उपलब्ध है। कहा गया है कि इस धर्म के अभिकल्पन के लिए ISMB 400 आपका दिया गया है। तो अगर हमारे पास खंड दे दिया गया है तो हम खंड का चुनाव नहीं करेंगे, लेकिन अगर यह खंड नहीं देता तो हम पहले खंड का चुनाव करते हैं। तो आपको बताया गया है कि खंड का चुनाव कैसे किया जाता है। तो आप खंड का चुनाव करेंगे, ZXX बराबर होता है m/σ BC या सिग्मा BD। यहाँ से आप खंड का चुनाव करते हैं, ZXX की वैल्यू को निकाल करके और टेबल से क्या करते हैं, खंड का चुनाव करते हैं। तो चूंकि हमें खंड मालूम है तो हम खंड का चुनाव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ISMB 400 का हम प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे ISMB 400 का निम्न गुणधर्म ज्ञात करें। देखिए टेबल से निम्न गुणधर्म ज्ञात करेंगे। पहला क्या रहेगा हमारा, पहला पॉइंट ये रहेगा कि निम्न गुणधर्म में आप निकालेंगे इस आई खंड के फ्लैंज की मोटाई निकालेंगे, वेब की मोटाई निकालेंगे, इसकी चौड़ाई निकालेंगे, गहराई निकालेंगे। तो देखिए ये आई खंड के टेबल से जब देखेंगे तो चौड़ाई की जो वैल्यू आएगी वह मान लेते हैं 140 mm है दिया है। इस खंड की टोटल गहराई डेप्थ है 400 mm। इस खंड का स्वयं का भार यानी कि इसका सेल्फ लोड है W बराबर, जो स्वयं का भार जो आपके टेबल से जो मिलेगा वो आपका दिया गया है 0.616 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब इस खंड का IXX निकालेंगे तो IXX की जो वैल्यू आपका दिया गया है 20,458 20,458.4 × 10 के पावर 4 mm के पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से ZXX निकालेंगे टेबल से, तो ZXX की जो वैल्यू आपका दिया गया है टेबल में वह दिया गया है आपका 1022.9 × 10 के पावर 3 mm के पावर क्यूब। अब फ्लैंज की मोटाई निकालेंगे TF को कहते हैं फ्लैंज की मोटाई। तो फ्लैंज की मोटाई आपका दिया गया है टेबल में 16 mm और वेब की मोटाई TW की वैल्यू दी गई है आपके टेबल में 8.9 mm। आपको इतना गुणधर्म इसमें निकालना पड़ेगा। अब इतना गुणधर्म निकालने के बाद हम अपने पहले स्टेप पे पहुंचेंगे कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा आघूर्ण ज्ञात करना। क्या निकालेंगे, आघूर्ण ज्ञात करना। बंकन आघूर्ण निकालेंगे, बंकन आघूर्ण
ज्ञात करना। तो आप जानते हैं बंकन आघूर्ण की फार्मूला जो होता है यम बराबर होता है वो होता है W गुणे L स्क्वायर बटे 8। यह किसके लिए होता है? जब आपका शुद्धालंबित धरण हो, उस पर यूडीएल लगा है, तो लोड कैसा है? यूडीएल है, धरण आपका क्या है? शुद्धालंबित हम माने हैं, तो होगा WL स्क्वायर बाई 8। तो W की वैल्यू कितनी दिया है? टोटल लोड आपका 32 दिया है, स्वयं का भार इसमें ऐड है, आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लिखा है कुल संवितरित भार आपका है, ठीक है ना। जब कुल लिखा है इसमें स्वयं का भार ऐड नहीं करेंगे, और जब लिखेगा केवल समवितरित भार लगा है तो आपको इसमें स्वयं का भार जो निकलेगा टेबल से उसमें इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तब आपका यह कुल लोड आपका बनेगा। तो दिया गया है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। W की वैल्यू है 32 गुणे जो L की वैल्यू आपका दिया गया है, L का मान जो दिया गया है वह कितना दिया गया आपका? 8 मीटर दिया गया है, 8 का स्क्वायर बटे 8, तो आ जाएगा 256 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसको न्यूटन में और एमए में चेंज करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 256 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन mm, क्योंकि किलो घटाएंगे 10 के पावर 3, अब मीटर को एमए में बदलेंगे 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 10 के पावर 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा ऐड करेंगे ना हो जाएगा 10 के पावर 6। सेकंड हमारा रहता है अपरूपण बल ज्ञात करना। सेकंड हमारा रहेगा अपरूपण बल ज्ञात करना। हम अपरूपण बल निकालेंगे। अपरूपण बल निकालेंगे तो अपरूपण बल F बराबर होगा W गुणे L/2। तो यहाँ L क्या है? वास्तविक लंबाई है। तो आप इस धरण की प्रभावी लंबाई 8 मीटर जो दिया है, आप इसकी वास्तविक लंबाई निकाल लीजिए। तो वास्तविक लंबाई जो निकलेगा आपका, यह मान लीजिए 8 मीटर प्रभावी लंबाई है, तो वास्तविक लंबाई जब निकालेंगे तो स्मॉल l में क्या करेंगे? उसकी धारण लंबाई क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं आपका कि कैपिटल L बराबर स्मॉल l माइनस धारण लंबाई। मान लेते हैं कि धरण के दोनों सिरों की धारण लंबाई मिला करके 300 mm है, तो L बराबर होगा 8 माइनस 0.3, 300 को मीटर में बदलेंगे तो 0.3 हो जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.7 मीटर। वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.7 मीटर। अब F का मान निकाल सकते हैं। F बराबर होगा W का मान दिया 32 गुणे 7.7 बटे 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू, कितना आ जाएगा आपका अपरूपण बल का मान? 129 मान लेते हैं, चलिए 130 ले लेते हैं, 130 किलो न्यूटन। न्यूटन में बदलेंगे तो हो जाएगा 130 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? सेकेंड स्टेप तक आपको। अब आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसका थर्ड स्टेप हम आपको बताएंगे कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे। आइए आगे चलते हैं इसमें अगले स्टेप की तरफ। आईने सिस्टम में चलते हैं। आप यहाँ पे अब इसके कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जो हमें ज्ञात करना पड़ता है। यह आपका खंड दिया गया है, यहाँ पर हम आपको बना दे रहे हैं कि यह आपका मान लेते हैं आई सेक्शन है, यह आपका आई सेक्शन है, इसको पट्टी के द्वारा जोड़ा गया, मान लेते हैं फ्लैट है। अब कितने चौड़ी पट्टी के द्वारा जोड़ा गया है ये वैल्यू हम निकालेंगे, यह वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे रिवेट लगा है। अब मान लिया है कि यह रिवेट से जोड़ा गया, किससे जोड़ा गया है? रिवेट से। नीचे भी रिवेट, यहाँ भी रिवेट लगा लीजिए और यहाँ भी क्या करिए? रिवेट आप लगा लीजिए। यह इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा एक्स एक्स। इसके नीचे का क्षेत्र तनन क्षेत्र होगा और ऊपर का क्षेत्र क्या होगा? आपका संपीड़न क्षेत्र होगा। तो लिखेंगे माना, थर्ड स्टेज में माना 20 mm व्यास का रिवेट प्रयोग करने पर, 20 mm व्यास का रिवेट प्रयोग करेंगे तो सकल व्यास कितना हो जाएगा? सकल व्यास निकालेंगे D बराबर, तो 5 प्लस 1.5 mm क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जो छिद्र का डाया होता है वह सकल व्यास होता है। रिवेट का व्यास कितना दिया? 20 mm।
तो फाई की वैल्यू कितनी है 20 अप्लाई से 1.5 कितना हो जाएगा 21.5 mm। यह टोटल आ गया आपका सकल व्यास का मान आ गया। आई बात समझ में। अब यहां से निकालेंगे अनुगेय संपीड़न प्रतिबल की वैल्यू कितनी है। अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल का मान निकालेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बीसी या सिग्मा बीटी बटे 1.2। अब 1.2 क्या है, देखिए आपको बोला गया है कि जो संपीड़न प्रतिबल जो होगा वह 20% हम क्या करते हैं कम कर देते हैं। जो अनुगेय जो संपीड़न प्रतिबल होगा वह 20% क्या करते हैं कम कर देते हैं। तो 20% कम करेंगे 165 का, तो यह वैल्यू 165 दिया है, 1.2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 137.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। क्योंकि आपको बोला गया जब रिवेट से हम जोड़ेंगे, रिवेट से जोड़ा जाएगा तो जो स्ट्रेस होगा वह स्ट्रेस हम क्या करते हैं कि 20% लेस कर देते हैं, 20% कम कर देते हैं। तो जब 20% कम करेंगे तो 165/1.2 हो जाएगा आपका, तो वैल्यू आ जाएगा यानी कि संपीड़न प्रतिबल का मान जो होगा, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल का मान 137.5 हो जाएगा। अब यहां से निकालेंगे परिच्छेद मापांक, आवश्यक परिच्छेद मापांक निकालेंगे। आवश्यक परिच्छेद मापांक ZXX बराबर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x1 x1, ZX1 x1 मान लीजिए, ZX1 x1 बराबर होगा यह मापांक, यह वैल्यू जो आप निकाले हैं सिग्मा बीसी 137.5, प्रतिबल इतना आया है तो वैल्यू हो जाएगा m की वैल्यू कितना आया आपका, m की वैल्यू जो आया उसको देख लीजिए 256 गुणे 10⁶ अब बटे 137.5। ध्यान से देखिए ZX1 x1 का वैल्यू कितना आ रहा है, ZX1 x1 की जो वैल्यू आएगा 1862 गुणे 10⁻³ mm के पावर 3 हो जाएगा आपका क्यूब। ZX1 x1 आ गया आपका। आवश्यक परिच्छेद मापांक हमें चाहिए कि इस स्ट्रेस के लिए परिच्छेद मापांक कितना होगा, तो वैल्यू हमारा इतना हो गया आपका। अब निकालेंगे पट्टी का एरिया। देखिए पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए थर्ड स्टेप में हम जाएंगे। अतिरिक्त परिच्छेद मापांक पट्टी द्वारा वहन की जाएगी। देखिए जो ZXX टेबल में है वह कितना दिया है, ZXX का मान जो दिया टेबल में वह 1000 कितना दिया आपका, टेबल में लिखिएगा 1022.9 गुणे 10⁻³ यह टेबल में आपको मिला। इसके लिए स्ट्रेस कितना लेते हैं 165 लेते हैं, लेकिन इसके लिए स्ट्रेस 20% कम लेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है तो हम क्या करेंगे कि जो परिच्छेद मापांक जो बचेगा वह कौन वहन करेगा, पट्टी के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। तो चौथे स्टेप में निकालेंगे अतिरिक्त परिच्छेद मापांक के लिए मापांक पट्टी द्वारा पूर्ण की जाएगी। किसके द्वारा पूर्ण किया जाएगा, पट्टी के द्वारा। तो वहां से हमें पट्टी का एरिया मालूम चल जाएगा, तो निकालेंगे ZP, तो ZP बराबर होगा पट्टी की, यह किसके लिए है, पट्टी का आकृति मापांक, आकृति मापांक। तो ZP बराबर होगा ZX1 माइनस ZXX, आप माइनस कर दीजिए। तो ZX1 x1 की वैल्यू कितना दिया गया था 1862 गुणे 10⁻³ और ZXX का मान दिया 1022.9 गुणे 10⁻³। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ZP बराबर निकलेगा आपका, जो ZP का मान जो कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 839.1, 840 मान लेते हैं, 840 गुणे 10⁻³ mm⁻³। यह ZP का मान आ गया। अब यहां से निकालेंगे हम पट्टी का एरिया, तो पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। पट्टी का क्षेत्रफल AP बराबर होगा, पट्टी का एरिया AP बराबर होगा ZP बटे क्या होता है, गहराई टोटल गहराई से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो बीम की टोटल गहराई है, तो बीम की जो टोटल गहराई कितना दिया गया आपका 400 mm गहराई है। इस बीम की टोटल गहराई आपकी है यहां से यहां तक
400 mm। तो 400 mm में डिवाइड कर दीजिए। जेडपी का मान है 840 × 10 की पावर 3 बटे 400। तो वैल्यू एपी का जो आएगा वह लगभग आ जाएगा आपका 2097.75 mm²। इतना जाएगा पट्टी का एरिया। अब यहाँ मान लेंगे माना पट्टी की मोटाई अगर 12 mm लेते हैं तो पट्टी की चौड़ाई आपकी निकल जाएगी। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब आइए आगे चलते हैं चौथे 5वें स्टेप में। पांचवें स्टेप में निकालेंगे। पहले हम पट्टी की माप निकाल लेते हैं, तब अगले स्टेप में जाएंगे। लेकिन कि माना पट्टी की मोटाई 12 mm हो तो पट्टी का एरिया AP बराबर हो जाएगा पट्टी की चौड़ाई B गुणे पट्टी की मोटाई कितनी होगी T। तो AP का मान कितना दिया है 2097.75 बराबर B गुणे T। अगर 12 है तो यहाँ से B का मान निकालेंगे तो जो B की वैल्यू आपकी निकल जाएगी यह लगभग आएगा 250 mm। तो पट्टी की माप कितनी होगी, तो पट्टी की माप बराबर 250 × 12 mm होगी। पट्टी की माप कितनी होगी 250 × 12, यानी कि पट्टी की मोटाई, आप पट्टी की मोटाई लिख सकते हैं 12। अब पट्टी की चौड़ाई कितनी आती है 250 mm। पट्टी की मोटाई मालूम चल गया, पट्टी की चौड़ाई मालूम चल गई। अब पांचवें स्टेप में आएंगे, कुल जड़त्व आघूर्ण और शुद्ध जड़त्व आघूर्ण का मान निकालेंगे। अगले स्टेप में चलते हैं कि कुल जड़त्व आघूर्ण का मान और शुद्ध जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा। लेकिन निकालेंगे कुल जड़त्व आघूर्ण, पांचवें स्टेप में होगा हमारा कुल जड़त्व आघूर्ण। कुल जड़त्व आघूर्ण का मतलब आई खंड का जड़त्व आघूर्ण प्लस दोनों पट्टियों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। तो कुल जड़त्व आघूर्ण बराबर होगा आई एक्स एक्स बराबर होगा आई खंड का जड़त्व आघूर्ण आई एक्स एक्स प्लस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका ए के स्क्वायर, यानी कि पट्टी का क्षेत्रफल बी गुणे टी अब गुणे h1 का स्क्वायर, अब पट्टी कितना आपका है 2, तो 2 पट्टी है तो 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ पट्टी है। देखिए इधर भी पट्टी है इधर भी पट्टी है। सेक्शन कितना है 1 है तो 1 से गुणा करेंगे। पट्टी दोनों तरफ है, ऊपर भी तनन क्षेत्र में और संपीड़न क्षेत्र में तो 2 से गुणा करेंगे। पट्टी का एरिया गुणे h1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ से इसकी सेंटर तक की दूरी, यह वैल्यू क्या होगा h1 होगा। इस पट्टी के सेंटर तक की दूरी या पट्टी का सेंटर ये काम करेगा आपका, यह वैल्यू हो जाएगा आपका h1 हो जाएगा। तो वैल्यू निकाल लीजिए। आई एक्स एक्स का मान कितना दिया गया आपका देख लीजिए। तो टोटल आई एक्स एक्स बराबर हो जाएगा 20,458.4 × 10 की पावर 4 प्लस 2 गुणे पट्टी की चौड़ाई कितनी है 250, पट्टी की मोटाई कितनी है 12 गुणे h1 हमें चाहिए। तो देखिए h1 कैसे निकलेगा आपका, टोटल यहाँ गहराई कितनी हो जाएगी भाई, आई खंड की टोटल गहराई 400 है तो यह गहराई 200 हो जाएगा। पट्टी की मोटाई 12 है तो 12 का आधा कितना होगा आपका 6, 12 का आधा 6, यानी कि हम 200 में 6 mm क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 200 में 6 mm जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको वैल्यू निकाल लीजिए। तो 206 तो 206 का स्क्वायर। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एक्स एक्स बराबर 45,920 गुणे 10 के पावर 4 mm के पावर 4। छठवें स्टेप में निकालेंगे शुद्ध जड़त्व आघूर्ण। छठवें स्टेप में निकालेंगे शुद्ध जड़त्व आघूर्ण। यहाँ ध्यान से समझिए एक बार और, यह जो आपकी गहराई होगी यह कितना होगा आपका 200, आधी गहराई 200 होगी। यह जो आपकी गहराई होगी यह पूरा 12 तारा कितना होगा 6, 200 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा h1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो
क्योंकि इसी की परिता हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब निकालेंगे छठवें स्टेप में शुद्ध जड़त्वाघूर्ण। तो शुद्ध जड़त्वाघूर्ण आई नेट बराबर होता है आई नेट बराबर, तो शुद्ध जड़त्वाघूर्ण आई नेट बराबर क्या होगा आपका, कुल जड़त्वाघूर्ण यानी कि टोटल पट्टी सहित जड़त्वाघूर्ण यानी कि कुल जड़त्वाघूर्ण आई एक्स एक्स, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया आपका आई एक्स एक्स माइनस रिवेट छिद्र के कटौती का जड़त्व घूर्ण। रिवेट छिद्र के क्या करेंगे, कटौती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए रिवेट छिद्र की कटौती का जो लेंगे, तो रिवेट छिद्र का कटौती किधर करते हैं, आपको बताएं टेंशन जोन में। तो टेंशन जोन में कितने रिवेट लगे हैं, 1 और 2। टेंशन जोन में कितना रिवेट लगा है, 2 रिवेट लगा है। तो कितने का कटौती करेंगे, मात्र 2 रिवेट का कटौती करेंगे। आई बात समझ में। अब यह बताइए रिवेट छिद्र की कटौती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो लिख सकते हैं आई नेट बराबर होगा आई एक्स एक्स, टोटल आपका कितना दिया है 45 आपका दिया है 45 920 गुणे 10 के पावर 4 माइनस। देखिए रिवेट छिद्र की कटौती का जड़त्वाघूर्ण लेंगे तो रिवेट छिद्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब गुणे कितना हो जाएगा आपका, रिवेट छिद्र के सेंटर से एक्स के सेंटर तक की दूरी। तो बताइए टोटल गहराई कितनी होगी, या रिवेट छिद्र की टोटल जो गहराई होगी वह 12 का यानी कि 12 प्लस फ्लेंज की मोटाई कितनी दिया गया है, जो फ्लेंज की आपका मोटाई दिया गया है वो आपका दिया गया 16। तो 12 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल गहराई इसकी कितनी हो जाएगी 28। कितना हो जाएगा 28। रिवेट का सकल व्यास कितना है 21.5। तो लिखेंगे रिवेट का व्यास है 21.5 और रिवेट जो लगा है फ्लेंज के साथ और पट्टी के साथ लगा है। तो फ्लेंज की मोटाई और पट्टी की मोटाई टोटल कितना हो जाएगा, 12 में 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 गुणे दूरी। तो अब बताइए 28 का आधा कितना होगा 14। 28 का जो हमारा आधा होगा वह 14 होगा। यहाँ देख लीजिए यह टोटल कितना होगा आपका 28 है। 28 का आधा जो काम करेगा, सेंटर जो काम करेगा रिवेट छिद्र का, मान लेते हैं वह वैल्यू आपका यहाँ काम करता है, यहाँ 14 काम करता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यह दूरी अगर लिया जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आएगा समझ में। और टोटल जो रिवेट छिद्र की जो कटौती की गई है यह कितना है आपका, यह आपका है 28 mm। तो 28 का आधा कितना होगा 14। तो यह भाग कितना होगा 14 होगा, यह भाग 14, ऊपर का भाग कितना होगा 14। तो टोटल में से आप 14 माइनस कर दीजिए तो टोटल गहराई कितना हो जाएगा 200 यह है। आयतन का आधी गहराई 200 है प्लस 12 212 में से क्या करेंगे 14 हम माइनस करेंगे। तो 212 माइनस 14 करेंगे कितना होगा 198। तो 198 का स्क्वायर करेगा। यहाँ पे आई नेट की वैल्यू निकालेंगे, आई नेट का मान कितना आएगा देख लीजिए। आई नेट की वैल्यू आएगी 411 99.8 411 99.8 गुणे 10 के पावर 4 mm के पावर कितना हो जाएगा आपका 4। यह आपका आई नेट आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। जब हम आई नेट निकालेंगे तो आई एक्स एक्स माने रिवेट छिद्र की कटौती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो रिवेट छिद्र की कटौती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो यह क्या होगा, रिवेट छिद्र का क्षेत्रफल यानी कि रिवेट का डाया गुणे कितना हो जाएगा आपका, रिवेट का डाया गुणे टोटल मोटाई। और टोटल मोटाई कितनी होगी, पट्टी की मोटाई प्लस टीएफ फ्लेंज की मोटाई। अब गुणे कितना हो जाएगा आपका, गुणे आपका हो जाएगा इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी, इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए। और एक चीज और है, रिवेट छिद्र की जो कटौती किया जा रहा है, एक रिवेट दो रिवेट है, तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणे रिवेट छिद्र की कटौती, आप यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। 2 गुणे करेंगे, 2 गुणे इसलिए करेंगे 2 रिवेट में काटा जा रहा है, तो यहाँ से गुणे हो जाएगा आपका यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो टोटल दूरी कितनी आती है 212 है। 212 में से आधी रिवेट की गहराई माइनस कर दीजिए, 14 माइनस करेंगे तो 14 माइनस करेंगे कितना बचेगा 198, यानी इसको मान लेते हैं h2 का स्क्वायर। कितना मान लेते हैं h2 का स्क्वायर मान लें। आई बात समझ में, यहाँ तक नोट कर लीजिए फिर आगे पढ़ाते हैं इसमें। आइए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं।
एरिया निकालना। 7वें स्टेप में हम क्या निकालेंगे, एरिया। 2 एरिया निकालेंगे। एक एरिया होगा आपका सकल एरिया और एक एरिया होगा आपका निवल एरिया, क्योंकि तनन में आपका रिवेट छिद्र की कटौती किया जाएगा और आपको बताया गया है कि क्यों कटौती किया जाएगा। तो वह इस वजह से किया जाता है क्योंकि टेंशन मेंबर जो होता है वह रिवेट छिद्र के लिए भी आपका जो स्ट्रेस होता है वह स्ट्रेस आपका वहन नहीं करता। जो रिवेट छिद्र होता है टेंशन जोन आपका छिद्र वहन नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं, कटौती कर देते हैं। जितना रिवेट छिद्र करेंगे उतना क्या करेंगे, कटौती कर देंगे। अगर यहीं से 4 रिवेट लगा होगा तो 4 कटौती करते हैं, लेकिन यहीं अगर बेल्ट से जुड़ा होता तो हम कोई कटौती यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि बेल्ट में आपको छिद्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आएगा समझ में। अब आगे वैल्यू निकालते हैं एरिया। 7वें स्टेप में निकालेंगे क्षेत्रफल। तो पहला हमारा एरिया जो निकलेगा वह कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए बराबर, देखिए कुल एरिया कितना हो जाएगा आपका, कुल एरिया की वैल्यू निकालेंगे तो आई खंड के फ्लैंज का क्षेत्रफल और प्लस पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई खंड का फ्लैंज का क्षेत्रफल कितना होगा, आई खंड की चौड़ाई आपकी जो दी गई है 140 दी है और फ्लैंज की मोटाई कितनी दी है 116, यानी कि आई खंड का फ्लैंज का क्षेत्रफल गुणे पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का एरिया लेंगे। तो पट्टी का एरिया लेंगे तो ए बराबर होगा आई खंड के फ्लैंज का एरिया कितना हो जाएगा, फ्लैंज की चौड़ाई 140 है, 140 और फ्लैंज की मोटाई कितनी है 16 है। यहाँ पे ऐड करेंगे, सॉरी गुणा नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। अब प्लस पट्टी का एरिया कितना है, पट्टी का जो चौड़ाई है 250 है, पट्टी की चौड़ाई 250 है और पट्टी की मोटाई कितनी आपकी है 12, पट्टी की मोटाई कितनी आपकी है 12। अब इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो यह आपका आ जाएगा 5240 mm²। यह कुल एरिया निकल गया। अब निकालेंगे शुद्ध क्षेत्रफल। सेकंड निकालेंगे शुद्ध क्षेत्रफल। तो शुद्ध क्षेत्रफल ए नेट बराबर हो जाएगा कुल एरिया ए माइनस रिवेट छिद्र का कटौती करेंगे, ए माइनस रिवेट छिद्र के कटौती का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। रिवेट छिद्र के कटौती का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल एरिया कितना है आपका, ए नेट बराबर हो जाएगा टोटल एरिया का 5240 माइनस रिवेट छिद्र के कटौती का एरिया निकालेंगे। तो रिवेट छिद्र कहां तक काटा गया है 28 mm, यानी कि फ्लैंज की मोटाई प्लस प्लेट की मोटाई 28 गुणे कितना हो जाएगा आपका, रिवेट का सकल व्यास कितना है आपका 21.5 दिया गया है, 21.5। तो लिखेंगे 28 2 गुणे, यह एक इधर काटा एक इधर काटा गया है, तो 2 गुणे 28 गुणे वैल्यू कितना आ जाएगा 21.5। यहाँ से क्या करेंगे हम, वैल्यू को हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ए नेट बराबर आ जाएगा, ए नेट बराबर जो होगा आपका, अब इसमें से क्या करिए आप माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा आपका 4036 mm² आ जाएगा। यह आपका आ जाएगा ए नेट का मान आ जाएगा। तो देखिए हमारा कुल एरिया आ गया और ए नेट एरिया भी आ गया। अब अगले स्टेप में हम निकालेंगे, जांच करेंगे। 3 प्रकार का जांच करेंगे, आपको बताया गया था। 3 जांच कौन कौन सा करेंगे, बंकन में, अपरूपण में और विक्षेप में। इसको मिटा देते हैं, पहला जांच कर लेते हैं। अब देखिए जांच का स्टेप आएगा, जांच। पहला जांच किसमें करेंगे, बंकन में जांच, बंकन में जांच। तो बंकन में जांच करेंगे तो 2 प्रतिबल होगा, एक ऊपर का संपीड़न प्रतिबल, नीचे का प्रतिबल क्या होगा, तनाव प्रतिबल। तो संपीड़न प्रतिबल के लिए अलग होगा और तनाव प्रतिबल के लिए अलग होगा। तो देखिए संपीड़न प्रतिबल के लिए निकालेंगे, संपीड़न प्रतिबल सिग्मा BC बराबर होगा, सिग्मा BC बराबर कितना हो जाएगा आपका वैल्यू m गुणे YC/I। तो संपीड़न के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे कुल जड़ता गुण लेंगे IXX। कौन सा जड़ता गुण लेंगे, IXX, जो आपका वैल्यू आपका निकाला गया है। तो देख लीजिएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है। तो m की वैल्यू कितनी है, सिग्मा BC बराबर हो जाएगा, m का मान कितना दिया गया आपका
200 m की वैल्यू देख लीजिए, 256 गुणे 10 के पावर 6, 56 गुणे 10 के पावर 6 गुणे, देखिए YC कहाँ से निकलेगा। अब बताइए जो YC की वैल्यू होगी, YC का मान हम आपको बता देते हैं, जो YC का मान होगा वह न्यूट्रल एक्सिस से दूरी लेंगे। अब मैक्सिमम दूरी कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम जो दूरी जाएगी यहाँ तक जाएगी, तो वैल्यू कितना जाएगा 200, यहाँ तक 12 ऐड करेंगे तो यह 212 हो जाएगा। तो YC का मान 212, तो 212 पट्टी की मोटाई इसमें ऐड करेंगे ना, तो 200 यहाँ तक है, अब 12 ऐड करेंगे 212। और IXX टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लीजिए कितना आपका निकाला गया है। यहाँ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, क्यों लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल, आई नेट नहीं लेंगे, वो इस वजह से लेंगे क्योंकि संपीड़न क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की जा रही है। आई जो नेट निकाला गया है, शुद्ध जो जड़त्व गुण निकाला गया है, वो केवल आपके टेंशन जोन के लिए निकाला गया है, कंप्रेशन जोन के लिए नहीं निकाला गया है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका IXX का जो मान आपका दिया गया है कुल जड़त्व गुण 45,920 गुणे 10 के पावर 4। तो यह जो वैल्यू आपका कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ रहा है आपका 118.2 न्यूटन प्रति mm²। अब बताइए वैल्यू, अभी सिग्मा BC की वैल्यू हम निकाले हैं, कितना है 137 कुछ था, तो उससे यह क्या आपका 137 कुछ था, उससे क्या कम है, तो क्या है सुरक्षित है। अब दूसरा का जांच करेंगे, संपीड़न प्रतिबल के लिए हो गया। अब किसी लिए जांच करेंगे, तनन प्रतिबल के, तनाव प्रतिबल के लिए जांच करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए अगले स्टेप में आते हैं। तनाव प्रतिबल के लिए जांच कर लेते हैं। तनाव प्रतिबल में अगर देखिए, तनाव प्रतिबल के लिए वैल्यू कितना होना चाहिए, 165 के लिए लेंगे हम। 165 के लिए अगर निकालेंगे वैल्यू, तो लिखेंगे सिग्मा BT बराबर तो होता है सिग्मा BC गुणे शुद्ध एरिया, तो पहले कुल एरिया ले लीजिए, कुल क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आपका, उसी सेक्शन का क्षेत्रफल अपान हो जाएगा आपका शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध एरिया। तो सिग्मा BT बराबर होगा, सिग्मा BC का मान कितना निकाले हैं 118.2 गुणे, देखिए टोटल एरिया आप कितना निकाले हैं, जो कुल एरिया आप निकाले हैं वह आपका है 5240 बटे, और आपका जो शुद्ध एरिया आया है वह वैल्यू आएगा 4036। तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, निकालेंगे तो 153.4 न्यूटन प्रति mm²। तो यह वैल्यू कितना आ रहा है 165 से आपका कम आ रहा है, तो क्या हमारा है सुरक्षित है, यानी कि भी लिखेंगे सुरक्षित है। अब सेकेंड जांच करेंगे, तो सेकेंड जांच करेंगे किसमें जांच करेंगे, अपरूपण में जांच। देखिए अपरूपण में जांच कर लीजिए, तब निकालेंगे टाउ VA बराबर होता है V अपान, या हम कर्तन बल माने हैं F, तो F अपान कितना हो जाएगा D गुणे TW। तो F की वैल्यू कितना दिया गया है, देख लीजिए F का मान कितना दिया गया आपका, F का मान जो आया है वह वैल्यू आया आपका 128 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन में चेंज कर लीजिए, बटे टोटल गहराई 400 है, और TW का वैल्यू कितना दिया है 8.6 दिया है, 8.9। देखिए यह वैल्यू कितना आ रहा है आपका, यह वैल्यू आएगा आपका 35.95 न्यूटन प्रति mm²। यह भी क्या है 100 से कम है, तो हमारा क्या है सुरक्षित है, क्योंकि अपरूपण के लिए जो वैल्यू लेते हैं कितना वैल्यू लिया जाता है 100 लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं विक्षेप में जांच करते हैं, विक्षेप के लिए प्रोसीजर कर लिया जाए कि विक्षेप में कैसे जांच करेंगे। तो देखिए विक्षेप में जांच करेंगे तो विक्षेप में 2 विक्षेप निकालते हैं। थर्ड जांच है विक्षेप में जांच। तो पहला हम निकालेंगे, इसमें पहला चीज निकालेंगे अनुगेय विक्षेप। तो अनुगेय विक्षेप का मान वास्तविक विक्षेप से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जो अनुगेय विक्षेप होता है, अनुगेय विक्षेप का मान वास्तविक विक्षेप से, वास्तविक
विक्षेप। आपको बताया अनुज्ञेय विक्षेप वास्तविक विक्षेप क्या होता है। आईएस कोड ने अनुज्ञेय विक्षेप के लिए जो फार्मूला दिया है वह प्रभावी लंबाई L/325 दिया है, 325। और वास्तविक विक्षेप जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो वैल्यू लिया जाता है W 5WL के पावर 4/384 E गुणे I। यहाँ पे I क्या लेंगे, I नेट लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, I नेट लेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब इसके पहले I आप कुल जड़ता आपने ले रहा था, लेकिन यहाँ पे I नेट लेंगे क्योंकि विक्षेप के कंडीशन में जो बीम में जो विक्षेप होगा, इस I सेक्शन में जो विक्षेप होगा वह विक्षेप आपका तली पे, इसमें विक्षेप लिया जाएगा। तो किस जोन में पड़ता है, टेंशन जोन में पड़ता है। और जब टेंशन जोन में पड़ेगा तो I का मान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान हमेशा क्या लेंगे, शुद्ध जड़त्व आघूर्ण लिया जाएगा। तो देखिए एक प्रभावी लंबाई मालूम है, ठीक, या आईएस कोड के अनुसार दिया गया है कि इस बीम में इतना विक्षेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह क्या वास्तविक विक्षेप है, यह मालूम चलता है लोड लगने के बाद। लोड लगने के बाद कितना विक्षेप आ रहा है, यह वास्तविक विक्षेप कहलाता है। तो प्रभावी लंबाई कितना दिया होगा, 8 मीटर। तो यह हो जाएगा 8000/325। 5 W का मान कितना है, 32 है। 32 गुणे 32 ही रहने दीजिए, ना चेंज करिए इसको। L का मान कितना है, 8000 के पावर 4/384। E का मान है 2 गुणे 10 के पावर 5। और I नेट की जो वैल्यू निकली है, I नेट का मान कितना आप निकाले हैं, 411.99.8। 411.99.8 गुणे 10 के पावर 4। अब यहां से वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 20 दशमलव, इसकी वैल्यू आ जाएगा 35.95। इसका मान निकालेंगे तो 35.95 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू आएगा आपका 20.72। 20.72। अब बताइए यह आपका अनुज्ञेय विक्षेप है, यह क्या आपका वास्तविक विक्षेप है। तो अनुज्ञेय विक्षेप वास्तविक विक्षेप से क्या हो रहा है, ज्यादा है। तो जब हमारा अनुज्ञेय विक्षेप वास्तविक विक्षेप से ज्यादा हो रहा है तो हमारा यह बीम क्या है, विक्षेप में आपका शेप है। आएगा समझ में, ध्यान रखिए कि विक्षेप में शेप है, विक्षेप में सुरक्षित है, यानी कि विक्षेप में हमारा क्या है, बीम आपका शेप है। यह हो गया हमारा डिजाइन का प्रोसेस संगठित धरण के लिए। यही हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे हम प्लेट गर्डर कैसे प्रयोग किया जाता है और कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है और कैसे इनका निर्माण किया जाता है। आप यह पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, ताकि हमें मालूम चल सके कि आप लोगों के पास यह वीडियो पहुँच रहा है। आप इस पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा अगर कहेंगे तो दोबारा फिर क्वेश्चन को हम फिर डिजाइन का स्टेप हम आपको बता देंगे। आप यह पूरा वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।